बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट आया जेल से उसके बारे में बात करते हैं। रात को ये जारी किया गया और ये इमरान खान साहब के अपने जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर जारी किया गया। काफ़ी दिनों के बाद इमरान खान साहब की जो है वो एक पोस्ट आई है और उसमें वो सारी तफसीलात हैं जो हम आपको खबरें पिछले दिनों देते रहे हैं। अब मामला ये है कि हम सोर्सेज से खबरें निकाल रहे थे और दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो अपने क्लेम कर रही थी, जो अंदर जाते हैं बाहर आते हैं मिलकर, और नॉर्मली उन्हीं को अंदर जाने दिया जाता है या मुलाकात करने दी जाती है। जो लोग यानी जिनके बारे में ये सोचा जाता है कि ठीक है इनको मिला देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मिलना चाहते हैं, उनको नहीं मिलाया जाता। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे इमरान खान साहब मिलना चाहते हैं और इमरान खान साहब को उनसे नहीं मिलवाया जाता। ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, कभी इजाज़त मिल भी जाती है, यानी अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी मिलते रहे, साहबजादा हामिद रज़ा साहब भी मिलते रहे, कुछ ऐसे लोग जो बड़ा हार्ड स्टांस लेते हैं वो भी मिलते रहे। लेकिन अभी ज़रा आजकल सख्ती ज़्यादा है, ख़ास तौर पे जब से ये मादनियात वाले बिल का मामला है या काटलंग में जो एक ड्रोन हमला हुआ उसका मामला है, बलूचिस्तान के हालात जब से ख़राब हुए हैं, इन चीज़ों के बाद इमरान खान साहब का रास्ता रोका गया कि उनकी उन साथियों से मुलाकातें नहीं करवाई गई जिनसे इमरान खान साहब मिलना चाहते थे या जो सख्त मौक़िफ़ लेते हैं या इमरान खान साहब की बातें बाहर आकर एज़ इट इज़ बताते हैं। अब इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया अपने वकला के ज़रिए से, वो मैं आपको एज़ इट इज़ पढ़ के सुनाता हूँ, फिर बताता हूँ कि एक्चुअली धोखा हो क्या रहा था। इमरान खान साहब ने कहा, ये गौर से सुनना है आपने, क्योंकि ये अब जो अल्फाज हैं ये इमरान खान साहब के हैं। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक मैकेनिज़्म है ना इमरान खान साहब का ट्वीट लिखने का, वो बड़ा ही शफाफ और बड़ा ज़बरदस्त है। उसका तरीक़ाकार इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है कि हर शख्स से वो बात करते हैं और एक एक चीज़ को वेरीफाई करते हैं, और जब काउंटर चेक हो जाती है, हर चीज़ मुकम्मल वेरिफिकेशन हो जाती है, तो उनका अपना एक तरीक़ाकार है जिसके तहत फिर वो ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जारी किया जाता है। इसलिए इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर से जो स्टेटमेंट आती है उसको कोई भी डिसओन नहीं करता या उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता कि उसका तरीक़ाकार बहुत इन्होंने ज़बरदस्त बनाया हुआ है। अब एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क किसी को नहीं सौंपा, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। इधर बंदों ने पूरे पूरे टॉक शोज़ कर दिए, पूरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर दी और मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी एक बंदे ने कि जनाब आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि इमरान खान ने मुझे टास्क नहीं दिया। तो भाई ये देखें, इमरान खान खुद कह रहे हैं। अब बताएं ना आकर, आप तो कह रहे थे बहुत उछल उछल के बहुत सारे लोग के जनाब हमें टास्क मिल गया, हमें टास्क मिल गया। मैं खबर दे रहा था कि इमरान खान ने किसी को नहीं कहा कि जाके कोई डील करो या कोई मुज़ाकरात करो, बल्कि इमरान खान मना कर रहे थे। अब इमरान खान क्या कह रहे हैं ये सुने आप। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क किसी को नहीं सौंपा, डील ना की है ना अब करूंगा। डील का ख्वाहा होता तो 2 साल कबल डील कर लेता, जिसमें मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना करने के एवज 2 साल की खामोशी का मुतालबा किया गया था। अली अमीन गंडापुर और आज़म सवाती ने मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार ज़रूर किया था, लेकिन मेरे नज़दीक मुज़ाकरात लायानी है, क्योंकि दूसरे फरीक की नीयत मसाइल के हल की बजाय महज कुछ वक्त उधार लेने की होती है। यानी वो वक्त लेना चाहता है, टाइम गेनिंग टैक्टिस इसको कहते हैं। अली अमीन और आज़म सवाती अपने तय मुज़ाकरात करना चाहते थे। मैंने पहले भी वाज़ेह तौर पर बता दिया कि बतौर सियासी जमात मुज़ाकरात में कोई कबाहत नहीं है, ना कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए हैं। लेकिन मुज़ाकरात का असल महवर पाकिस्तान, आइन और कानून की बालादस्ती और अवामी मफाद हो, ना कि मेरे या मेरी अहलिया के लिए किसी भी किस्म की डील की ख्वाहिश हो। इमरान खान कहते हैं जी मुझे बाहर लाने के लिए आप मुज़ाकरात ना करें। एस्टेब्लिशमेंट कहती है जी आप बाहर आने की बात करें ना। इमरान खान कहता है मैंने पाकिस्तान की बात करनी है, मैंने बात करनी है आइन की और कानून की। एस्टेब्लिशमेंट कहती है जी आइन और कानून को आप छोड़ें, पाकिस्तान को आप छोड़ें, आप बात करें अपनी अपनी बीवी की बात करें, हम आपको बाहर निकालते हैं। यही डीलें लेके सारे जाते हैं इमरान खान के पास। कभी कोई कहता है आपको वहाँ शिफ्ट करवा देते हैं, वहाँ शिफ्ट करवा देते हैं, केसेस ख़त्म करवा देते हैं, इतना तक कंप्रोमाइज़ कर लें, थोड़ी लचक दिखा दें। सारी कहानियाँ जो है वो जाके इमरान खान को सुनाई जाती हैं। लेकिन इमरान खान कहता है यार मुझे छोड़ो, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मेरा मुल्क इंपॉर्टेंट है। तो और मुहिब्बे वतन आप किसे कहते हैं? यानी यहाँ पे अगर आपके जिस्म के ऊपर यूनिफॉर्म है या आप सरकारी किसी महकमे से तनख्वाह लेते हैं तो ही आप मुहिब्बे वतन है या आप सर्टिफिकेट जारी करेंगे? क्या बाकी सारे 25 करोड़ लोग मुहिब्बे वतन नहीं है? आप चेक करके देख लें कि लोग किसको मुहिब्बे वतन समझते हैं। लोग तो झूठ नहीं बोलते। आप पाकिस्तान में सर्वे करवा के देख लें, वो जो लोग जिन्हें लोग मुहिब्बे वतन समझते हैं, अपनी कौम का खैर ख्वाह समझते हैं, उन लोगों को आप गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांटते हैं। अब इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, जरा उधर आ जाए वापस।
वो कह रहे हैं माइंस और मिनरल्स बिल के हवाले से जब तक वज़ीर आला अली अमीन और खैबर पख्तूनख्वा की सीनियर सियासी क़यादत तफसीली ब्रीफिंग नहीं देती, ये अमल आगे नहीं बढ़ेगा। मेरी शेख वकास अकरम साहब से मेरी पहले बात होनी चाहिए थी, पिछला वीलॉग करने से पहले मेरी हुई नहीं थी, लेकिन बाद में मेरी उनसे बात हुई है और उन्होंने बताया जी मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वही इन्फॉर्मेशन मैंने पब्लिक तक पहुंचाई है। मैं इमरान खान साहब के हवाले से कोई भी डंडी नहीं मारना चाहता और मैं अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हूँ कि जो मुझे पैगाम, क्योंकि मेरी तो मुलाकात हुई नहीं, तो जिन लोगों की मुलाकात हुई उन्होंने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी वो मैंने इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी अपने हैंडल के ज़रिए से। अब मामला ये है कि यहाँ थोड़ा एक फ़र्क आ गया था, वही मैंने पहले आपको बताया था, वही अब भी है कि उसमें ये शामिल था, दो चीज़ें उसमें शामिल थी कि एक अली अमीन गंडापुर पहले जाकर मिलेंगे, बाकी लोग बाद में जाकर मिलेंगे और फिर एक तरीक़ाकार बनेगा। और तब तक के लिए इमरान खान ने मना कर दिया कि कोई भी इसके ऊपर बात ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, मैंने यही कहा था कि ऐसा नहीं है। और ये इमरान खान साहब का अपना जो अकाउंट है वो इसकी तस्दीक कर रहा है कि शायद शेख वकास अकरम साहब को भी मिसगाइड किया गया या उनके अकाउंट को, उनके रुतबे को, उनकी हैसियत को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई उन लोगों की जानिब से जो माइंस एंड मिनरल्स बिल को लेकर बड़े हसास हैं और उन्हें लगता है कि इसको हर हाल में पास करवाना है या उनकी सियासी बका इसके अंदर है। अब जनाब इसमें कह रहे हैं जी अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा की सीनियर सियासी क़यादत तफसीली ब्रीफिंग जब तक मुझे नहीं देती ये अमल आगे नहीं बढ़ेगा। पिछले 7 माह से मेरे रुफ़का और 1 माह से मेरी बहनों और वकला से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। नवाज शरीफ को रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकातों की इजाज़त थी, जबकि मेरी दहशत का ये आलम है कि मेरी मुलाकातों में आला अदलिया के अहकामात के बावजूद मुतय्यन करदा दिनों पर भी रखना डाला जाता है। हत्ता कि मेरे बच्चों से कॉल पर बात भी नहीं करवाई जाती। मेरे ज़ाती मुआलिज को भी मुझ तक रसाई नहीं दी जा रही। मैंने कानूनी कमेटी को जेल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने की भी हदायत जारी की है। नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे ना, तो डॉक्टर अदनान जेल में ऐसे आते जाते थे। जब मियाँ साहब कैद में थे तो डॉक्टर अदनान की ऐसे मूवमेंट होती थी मियाँ नवाज शरीफ साहब तक, जैसे एक डॉक्टर अपने वार्ड के अंदर फिर रहा है, खुला अपने क्लिनिक में फिर रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। और वो मैं आगे बताता हूँ मियाँ साहब के क्या हालात थे, कुछ चीज़ों से पर्दा उठा है। इमरान खान साहब ने भी ये बात की है कि जेल इंतज़ामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने की भी हदायत जारी की है इमरान खान साहब ने। अफ़गान पनाहगज़ीनों के साथ रखा जाने वाला रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए मुक़्तदर माफिया किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अपनाई जाने वाली मौजूदा पॉलिसी से नफ़रत को मज़ीद हवा मिलेगी और दहशतगर्दी में मज़ीद इजाफ़ा होगा। पहले ही रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे मासूम शहरी और फोर्सेस के एहलकार शहीद हो रहे हैं। इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद पेश करें जिसमें महाजरीन की मुल्क बदरी के वक्त में इजाफ़े का मुतालबा किया जाए। वफाक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अफ़गान हुकूमत से बात करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि दहशतगर्दी की वजह से वो बहैसियत सूबा बहुत मुतासर हो रहे हैं। इस आग को हवा देने की बजाय मामला फैमिली से बुझाने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे भी इमरान खान साहब ने ड्रोन हमले के ऊपर कोई बात नहीं की थी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को काटलिंग ड्रोन हमले के ऊपर प्रॉपर ब्रीफिंग अभी तक नहीं दी गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स अमलन बिल्कुल नकारा है। अपने आइनी फ़राइज़ की अदायगी के बजाय उनकी भी पूरी तवज्जो माफिया को बचाने पर मरकूज़ है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से एक करारदाद मंजूर की जाए जिसमें चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से मुतालबा किया जाए कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जजेस को हदायत दी जाएँ कि तहरीक इंसाफ के ज़ेर इल्तवा तमाम इलेक्शन पटिशन्स पे जल्द अज जल्द फ़ैसला किया जाए। पार्टी मेम्बरान के आपसी इख्तलाफात का अवामी फोरम्स और मीडिया पर इजहार अपने मुखालिफिन को फ़ायदा पहुँचाने के मुतरादिफ है। इख्तलाफात को पब्लिक करने की बजाय इस अमर को यकीनी बनाएं कि मामलात को बेहतर तरीके से पार्टी फोरम्स पर हल कर सकें। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद वफाकी जमात है जो अपने तौर पर किसी भी वक्त मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चला सकती है। कोई भी जमात कमज़ोर तब होती है अगर अवाम इसके साथ ना हो। इस वक्त पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि मुतफ़िका नकात पर हम बाकी पार्टियों को भी साथ मिलाकर चलें। मैं अपनी सियासी क़यादत को हदायत करता हूँ कि मौजूदा व मुमकिना इत्तेहादियों से राब्ते का अमल तेज़ी से मुकम्मल करके इत्तेहाद को हतमी शक्ल दी जाए और मुस्तकबिल के लाएअमल का ऐलान किया जाए। एहतजाज समेत तमाम ऑप्शंस टेबल पर मौजूद हैं। हिकमत अमली का जल्द ऐलान किया जाएगा। इसमें जो है वो एक काम कर रहे थे असद कैसर साहब, मेरी उनसे यहाँ मुलाकात भी हुई बरतानिया में और मैंने उनसे पूछा कि ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद है ये कहाँ तक पहुँचा। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ बताए
जो इससे पहले मुझे आइडिया नहीं था उन चीज़ों के बारे में। तो असद कैसर साहब पाकिस्तान वापस जा रहे हैं अगले 1-2 दिनों में, और वो पाकिस्तान वापस जाने के बाद फिर ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद है इसके ऊपर काम करेंगे। कुछ चीज़ें मिच्योर हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें फर्दर और मिच्योर हो जाएंगी, तो फिर पता चल जाएगा। अब एक नई फहरिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमा करवाई है इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए। आज मुलाकात का दिन है, जुमेरात का दिन है, और मुलाकात के लिए जो नाम दिए गए हैं इस मरतबा उसमें सलमान अकरम राजा साहब का नाम शामिल नहीं किया गया। वो मिलवाते ही नहीं है, तो जब मिलवाना ही नहीं है तो एक नाम ज़ाया क्यों करें। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर गौर का नाम भी निकाल दिया, क्योंकि वो मिल लिया उन्होंने 2-3 दफ़ा, उनको निकाला और कुछ और नाम निकाल के। तो अब जो नाम डाले हैं वो ये 6 नए नाम हैं जो जाएंगे, इनमें कुछ रिपीट भी हुए हैं। उमर अयूब साहब का नाम है, अपोजिशन लीडर है। शिबली फराज साहब का नाम है, सेनेट में अपोजिशन लीडर है। साहबजादा हामिद रजा साहब आप जानते हैं, इनको तो नहीं मिलने देंगे मेरे ख्याल में। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, ये भी बहुत मुश्किल है मुलाकात हो। अहमद भच्चर साहब हैं जी, अपोजिशन लीडर पंजाब में, और जरताज गुल वज़ीर साहबा है, ये पार्लिमानी लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो इन लोगों की अब मुलाकात करवाई जाएगी। देखते हैं मुलाकात आज होती है या नहीं होती। आज एक और अहम दिन है, फैमिली मिलती है नहीं मिलती, इमरान खान साहब के जो रफ़क़ा है वो मिलते हैं या नहीं मिलते, क्योंकि देखें मादनियात वाला बिल आकर इमरान खान साहब पे बंद लग गया है। अब जो चीज़ें इमरान खान साहब से छुपाने की एस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही थी वो चीज़ें तो उनके सामने जा रही हैं। अब ये लोग जाएंगे, ये लोग जाकर भी मिलेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। आर्मी चीफ ने जो एक तकरीर की है उसके कुछ हिस्से पब्लिक किए गए, और मेरे ख्याल में ये कोई अक्लमंदी वाला काम नहीं किया गया, क्योंकि वो कोई मुतासर कुन तकरीर उस तरह नहीं है जिस तरह माजी में हम सुनते रहे हैं। यानी अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं परवेज़ मुशर्रफ के साथ या बाकी लोगों के साथ, तो बॉडी लैंग्वेज वैसी नहीं है मौजूदा आर्मी चीफ की, उतनी तगड़ी नहीं है। हाँ, लेकिन आर्मी चीफ पर रद्द-ए-अमल बहुत आ रहा है सोशल मीडिया पे पाकिस्तानियों की जानिब से, जो उन्होंने बातें की उसके ऊपर, और बहुत सारे ट्रेंड्स भी चल रहे हैं। होता यह है कि जब आप एक बड़े मनसब के ऊपर मौजूद रहते हैं ना, तो फिर आपकी जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं, और फिर आपके पास गलती की गुंजाइश भी कम होती है। पहले तो ये देख लेंगे, जहाँ पे आपने खिताब किया आर्मी चीफ ने, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक प्रोग्राम था। इसमें ओवरसीज़ की एक बड़ी तादाद को बुलवाया गया था मुख्तलिफ मुल्कों से, लेकिन तादाद मुकम्मल करने के लिए कुछ ज़राए ये बताते हैं कि लोकल पाकिस्तानियों को भी वहाँ बिठाया गया, और कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को भी वहाँ बिठाया गया, ताकि एक तो हॉल पूरा भर जाए, बीच में अपने बंदे मौजूद हों, नारेबाजी जो है वो होती रहे। फिर मखसूस नारे लगाने के लिए जितने शुरका शरीक हुए उनमें से कुछ ने बताया, 1-2 लोगों ने इंटरव्यूज़ भी दिए मीडिया को, लेकिन वो मीडिया को धमकियां दे के और उन लोगों को भी परेशान किया गया है, तो वो बेचारे अब मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारे इंटरव्यू पब्लिक ना किए जाएं। मेरी उन सहाफ़ियों से बात हुई, उन्होंने कहा जी मखसूस नारे ओवरसीज़ को कहे गए थे कि ये नारे आपने लगाने हैं। अच्छा, वो नारे तो लगे नहीं, और कुछ नारे और जो हैं वो भी वहाँ पर सुनने के लिए मिले हैं। अब मामला ये है कि ये नून लीग का एक सियासी प्रोग्राम था, क्योंकि जो ओवरसीज़ आए हैं उनके अंदर देखें वो हमारे भाई हैं, और वो मेहनत मजदूरी के लिए पाकिस्तान से बाहर गए, वो कर्ज़े उठाकर मुश्किलात के साथ, कोई ज़मीन बेच के, कोई कुछ करके वो पाकिस्तान से बाहर गए। और ये जो ओवरसीज़ आए हैं इनमें अक्सरियत गरीब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की है, जो अपने घरों में मुश्किल से सरमायाकारी करते हैं। तो ये पाकिस्तान में क्या सरमायाकारी करेंगे, ये कोई डॉलर वॉलर नहीं आने जा रहे। ये नून लीग का एक सियासी प्रोग्राम था जिसको अटेंड करवा दिया उन्होंने आर्मी चीफ से भी। आर्मी चीफ ज़रा तहकीकात कर लें कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए थे, क्या ये काबिल ज़िक्र शख्सियात हैं जो अरबों डॉलर पाकिस्तान में लेकर आए? तो इसका साफ जवाब है कि ये लोग अरबों डॉलर तो क्या लाखों डॉलर भी पाकिस्तान में नहीं ला सकते। ये बेचारे वो ओवरसीज़ हैं जो कोई मजदूरी करता है, कोई मेहनत करता है, कोई वहाँ पे क्लर्क है। वो लोग अब तस्वीरें पहचान के बता रहे हैं कि ये कौन है, ये नून लीग का बंदा है, ये फलां जमात का बंदा है, ये भी नून लीग का बंदा है, ये फलां जगह पे काम करता है। तो वो नून लीग ने अपना एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सरकारी पैसे से पैकेज देकर, यानी इनको जो होटलों में ठहराया गया, वो भी मुझे अफसोस हुआ, पता चला कि जिन होटलों में ठहराया गया वो भी कोई इतने अच्छे होटल नहीं थे, पैसे बचाए गए हैं वहाँ पे भी, और इनको बुलाया गया और इनको इकॉनमी क्लास के जो है वो टिकट भी प्रोवाइड किए गए बहुत सारे लोगों को। अब जो लोग अपने खर्चे पे आके अपने खर्चे पे ठहर नहीं सकते, कुछ ड्राइवर हजरात भी हैं जो आए हैं, और सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है। मेहनत का जो है वो अल्लाह ताला का दोस्त होता है, तो हमारी क्या ज़रूरत है कि हम किसी को इस बुनियाद के ऊपर निशाना बनाएं। लेकिन इनका काम नहीं है ना सरमायाकारी करना। जो सरमायाकार हैं, जो बड़े बड़े सरमायादार हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान में नहीं आए और उन्होंने इसको अटेंड नहीं किया। और आर्मी चीफ ने वहाँ पे तकरीर कर दी एक सियासी प्रोग्राम के अंदर। एक जमात जो इस वक्त हुकूमत में बिठाई गई है ज़बरदस्ती, मुस्लिम लीग नून,
जाली फॉर्म 47 के ऊपर उनके प्रोग्राम में शिरकत करना मेरे ख्याल में एक गलती है। आर्मी चीफ को इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं करनी चाहिए थी। दूसरा, आर्मी चीफ ने जो बात तस्दीक करने वाली बात की कि बगैर तस्दीक के खबर नहीं फैलानी चाहिए, तो अब लोग निकाल के दिखा रहे हैं कि फॉरवर्ड एज रिसीव्ड क्या होता है। बहुत सारे जो टाउट सहाफ़ी हैं उन्होंने एक जैसे ट्वीट एक ही वक्त पे किए हुए थे, उनको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आता है, वो धड़ाधड़ उसको ट्वीट कर देते हैं। तो ये होता है फॉरवर्ड एज रिसीव्ड, इसको कहते हैं। और नीचे मनकूल भी नहीं लिखते थे, धड़ाधड़ उसको छाप देते थे। एक एक 2-2 मिनट के फासले से एक जैसी बहुत सारी ट्वीट्स आ जाती थी, और वो आने के बाद जो है वो फिर एक बेइज्जती भी होती थी। वो निकाल के लोग लगा रहे हैं कि वो ऐसे होता है, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, ये ऐसे होता है। अब इसमें जो है वो आर्मी चीफ को बताया जा रहा है कि जब तस्दीक करने के लिए मोतीउल्लाह जान निकला तो साकिब बशीर के साथ उसको अगवा कर लिया गया, टॉर्चर किया गया, मंशियात डाल के मुकदमा डाल दिया गया। जब अहमद नूरानी ने तहकीक करने की कोशिश की, उसके 2 भाई जो हैं वो अभी तक लापता हैं, उनका पता ही कोई नहीं चल रहा। बहुत सारे तहकीकाती सहाफ़ी जो तहकीकात करते हैं, चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, उनको जबरी तौर पे लापता किया जाता है, उनके साथ जुल्म और ज़्यादती की जाती है, उनके ऊपर मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। अरशद शरीफ जैसा तहकीकाती सहाफ़ी तो पाकिस्तान में कोई नहीं था, तो उसको कैसे दियारे गैर में शहीद कर दिया गया और किस तरह उसके लिए हालात तंग किए गए। साबिर शाकिर कहाँ पे है, मोहित पीरज़ादा कहाँ पे है, वजाहत सईद कहाँ पे है, आज मैं कहाँ पे हूँ। जितने सहाफ़ी एक्चुअली मामला तहकीक करने का नहीं है, मामला ये नहीं है कि खबर की तहकीक की जाए, वो हमें पता है कि खबर कैसे देनी है और क्या करना है, ये हमारा काम है। मामला ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को आपकी खबर सूट कर रही है या नहीं कर रही है, और पंगा ये पड़ा हुआ है सारा कि उन्हें हमारी खबर इस वक्त सूट नहीं कर रही। नाज़रीन, एक और पेट्रोल की कीमत के हवाले से खबर है कि हुकूमत ने तारीखी हद तक जो लेवी है वो बढ़ा दी है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर। यानी आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें लगातार कम होती चली जा रही हैं, आज जो कीमत है वो इमरान खान साहब के दौर के निस्बत आधी कीमत है आलमी मंडी में, तकरीबन आधी कीमत है। और जो पाकिस्तान की हुकूमत बेच रही है वो तकरीबन डबल कीमत है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जब इमरान खान डबल पैसों पे पेट्रोल ख़रीद के आधे पैसों पे बेचता था तो वो महंगा था, और आज ये आधे पैसों पे पेट्रोल ख़रीद के डबल पैसों पे बेचते हैं तो आज सस्ता है। ये मुनाफकत, बेईमानी, फ्रॉड, धोखा नहीं है तो और क्या है? और कौम को इस धोखे में क्या आप रख सकते हैं? मुमकिन नहीं है। लेवी बढ़ाने के लिए बराबर की जिम्मेदारी जो है वो सदर पाकिस्तान पर आयद होती है, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने बाकायदा ऑर्डिनेंस जारी करके हुकूमत को सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी अपनी मर्जी से बढ़ाने के लामुतनाही इख्तियारात जो हैं वो सदर पाकिस्तान ने दे दिए। तो ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, इसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने और आवाम को आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हो जाने के बावजूद रिलीफ ना देने का जो गुनाह है, इसमें बराबर की शिरकत की है आसिफ अली जरदारी साहब ने। अख्तर मेंगल साहब ने नाज़रीन अपना 20 रोज़ से जारी धरना ख़त्म कर दिया। रमज़ान उन्होंने वहाँ गुजारा, ईद उन्होंने वहाँ गुजारी, काफ़ी दिन वहाँ पे वो मौजूद रहे, खुदकुश हमला भी हुआ, बहुत सारे लोग उनसे मुलाकातें करते रहे। एक दिन पहले खालिद मक्सी साहब ने बलूचिस्तान से उनको धमकी लगाई हुकूमत से, और ये कहा, उनको वार्निंग दी गई। उसके बाद अख्तर मेंगल साहब ने मुशावरत की, वो कह रहे हैं जी हम अवामी राब्ता मुहिम जारी रखेंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वो करते रहेंगे, लेकिन जो ख़वातीन कैदियों की रिहाई के लिए एक धरना था वो बग़ैर कामयाबी के ख़त्म हो गया फ़िलहाल इस वक्त तक के लिए। तो ये है सूरत हाल, अब देखें आगे क्या होता है। नाज़रीन, यहाँ पे मेरे पास से कुछ और ख़बरें हैं। मारंग बलोच साहिबा से उनकी वफ़ादारी का हलफनामा मांगा गया है, और ये एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है। यानी अगर मारंग बलोच साहिबा अदालत में आके जज साहब को ये कह दें कि आप भी हलफ दें कि आप मुझे इंसाफ फराहम करेंगे, या हलफ दें कि आप कुरान पे हलफ दें कि आप इंसाफ करेंगे हमारे साथ, तो फिर क्या होगा? अब इसमें रीमा उमर साहिबा कहती है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट का डॉक्टर मारंग बलोच से पाकिस्तानी रियासत से वफ़ादारी का हलफनामा तलब करना नाकाबिल दिफा और काबिल मज़म्मत है। अदालत को उनके ख़िलाफ़ MPO ऑर्डर की कानूनी हैसियत पर फैसला करना था। शहरियों से रियासत से वफ़ादारी की गारंटी लेना अदालत का काम नहीं है। क्या गारंटियाँ मांग रहे हैं? क्या इस मुल्क में इंसाफ की गारंटी है? लोगों को मारते हैं, जुल्म करते हैं, जबरी तौर पे लापता किया जाता है, क्या वो कानून और इंसाफ के मुताबिक है? क्या वो रियासत से वफ़ादारी है? मामला रियासत से वफ़ादारी का नहीं है, मामला ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के मफादात के ख़िलाफ़ आपको नहीं जाना। अगर आप जाएंगे तो फिर आपके साथ यही कुछ होगा जो इस वक्त मारंग बलोच साहिबा के साथ हो रहा है और बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है।
नादिया बलोच साहबा ये कहती हैं, हमारी पूरी फैमिली और जो कोई भी हमारे साथ खड़ा है उसे बराह रास्त और बिलवास्ता धमकियों का सामना है। मेरा 17 साल कज़न सलाल डॉक्टर नसीर का बेटा, जो बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज का सेकेंड ईयर का तालिब इल्म है, उसको खुफिया एजेंसियों ने क्वेटा के करीब चलतन में पिकनिक के दौरान हमारे घर वालों के सामने ज़बरदस्ती अगवा कर दिया। इसका अगवा इसकी बहनों के सामने हुआ, जिन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अब मज़ीद लोग जो है वो भी अगवा किए जा रहे हैं, जबरी तौर पे गुमशुदगियाँ हो रही हैं। तो जज साहब को ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये इंसाफ है, ये कानून के मुताबिक हो रहा है, और क्या ये रियासत से वफादारी हो रही है, क्या जो सरकारी एहलकार हैं वो अपने हलफनामे की पासदारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आम लोगों से तो हलफनामा चाहिए, लेकिन क्या जो हलफ आप लोगों ने उठाया हुआ है उस हलफ पर अमलदारी हो रही है। आलिया हमजा साहिबा ने कुछ स्टेटमेंट दिए और इंकशाफात किए नवाज शरीफ साहब के हवाले से। उन्होंने कहा जी 200 दिन में से नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तकरीबन 174 दिन अस्पतालों के कमरों में ही रहे हैं। ये आलिया हमजा साहिबा ने कहा। इमरान खान के दौर में पेट्रोल 150 का तो महंगाई अरूज पे थी, आज 250 से ऊपर है, लेकिन दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। जब 45,000 अरब का कर्जा था तो मुल्क डूब रहा था, आज 75,000 अरब का कर्जा है तो मुल्क तरक्की कर रहा है। हमें हर बात के लिए अदालत का रुख करना पड़ता है। इमरान खान की बच्चों से बात करवानी है, अदालत जाओ। फैमिली से मुलाकात करवानी है, अदालत जाओ। वकला से मुलाकात करनी है, अदालत जाओ। इमरान खान को किताबें भिजवानी है, अदालत जाओ। मेडिकल चेकअप करवाना है, अदालत जाओ। लेकिन जब अदालत हुक्म देती है तो फिर अमल दरामद कोई नहीं किया जाता। शरीफों के साथ 80 बंदे मुलाकातें करते थे और सीरी पाए जेल के अंदर जाते थे, लेकिन इमरान खान के साथ उनकी बहनों को भी नहीं मिलने दिया जाता। इमरान खान के नाम और तस्वीर पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन आज मीडिया से लेकर हर जगह हर गुफ्तगू का महवर इमरान खान ही है। नाज़रीन, एक छोटी सी खबर मैं जाते जाते आपको बताता हूँ। खबरें तो और बहुत सारी थी, लेकिन ये एक खबर छोटी सी मैं आपको बताकर जा रहा हूँ। इसको आपने ध्यान में रखना है और ये सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए है। हुकूमत ने 31,000 सरकारी असामियाँ ख़त्म कर दी हैं। ये वफाकी हुकूमत ने किया है। बस इसको याद रखिएगा कि ये अप्रैल 2025 में मैं आपको खबर दे रहा हूँ, जब शहबाज शरीफ की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी इसके अंदर पार्टनर है। आसिफ अली जरदारी सदर हैं और जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, और 31,000 सरकारी असामियाँ इस वक्त ख़त्म की गई हैं। जुनैद अकबर साहब ने सख्त रद्दमल दिया है जनाब मस्ती खेल साहब के मीटर्स काटे जाने पे कि जनाब हम सवाल भी ना पूछे अब, यानी जर्नैलों से, रिटायर्ड जर्नैलों से सवाल कर लें तो उसके बाद नुकसान होना शुरू हो जाता है। पहले तो हाज़र ड्यूटी वाले जो है वो उनसे नहीं कर सकते थे, अब ये एक और भी मामला शुरू हो गया है। बहरहाल देखते हैं, आगे खबरें आप तक और भी पहुँचाएँगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।